है 9 है आज, पता नहीं मुझे नहीं पता। 10 है। अस्सलाम वालेकुम। नीचे वाले रूम में आवाज आ रही है? नीचे है भी कोई कि नहीं? दुरूद शरीफ पढ़ लें। पांच दिन में तो भूल भाल गए होंगे यार। अब ना सिर्फ बस कॉस्ट पढ़ रहे थे हम, और काफी सारी क्लासेस के बाद। अच्छा, वैसे तो खैर स्टूडेंट को इतना मसला नहीं होता, वो तो खुश ही होता है, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको फिक्र होती है। तो हाँ, मैं आपको वैसे एक बात बता दूं कि मैं ना सी फैप और कैफ दोनों में ना बहुत फुली इंगेज हूं। तो साल में मेरे जुलाई और अक्टूबर, क्योंकि सी फैप मैंने साल में एक दफा रखा हुआ है, दूसरा मैं बस वो वीडियो लेक्चर ही देता हूं, ये मेरे ओवरलैपिंग वाले होते हैं। और इन दोनों में तकरीबन तकरीबन मेरे 14 से 15 घंटे होते हैं रोज के। तो संडे ऑन, संडे ऑन। तो उसकी वजह से होता बस ये है कि बहरहाल इंसान हूं। तो ये जो महीना है और एक वीक नवंबर का, छुट्टी ना मैं करता नहीं हूं, क्योंकि मुझे बहुत फिक्र होती है कि कोर्स खत्म करना है, और इतने साल से पढ़ाते हुए हर सेशन में मेरे ऊपर एक होती है फिक्र कि कोर्स खत्म करना है। तो मैं नहीं करता छुट्टी। लेकिन ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब मेरी वाकई बस हो जाती है कि अब नहीं मैं जा पा रहा उस दिन कॉलेज, तो मैं छुट्टी करता हूं। तो जो मैं बुध को नहीं आया था, तो वो इसी वजह से नहीं आया था। और अभी 15 दिन अक्टूबर के और एक वीक नवंबर का, तो हो सकता है दो दो कुछ दिन और मैं इसी तरह अचानक किसी दिन गिर जाऊं और उस दिन छुट्टी कर लूं। क्या जी? आप थीटा पीटा क्या? इतनी टफ लाइफ क्यों गुजार? अच्छा, नहीं नहीं, इतनी नहीं है। ये एक दो महीने ना साल में, बाकी तो वो तो आप सीए का कोई भी करियर देखेंगे तो पहले कर लें, फिर उसके बाद देखना। इसको मोटिवेशन नहीं कहते हैं, ये नहीं मोटिवेशन। बस यार, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा चल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है? अच्छा, चलो जो मर्जी सोचते रहो। लास्ट टाइम मैंने सवाल पूरा कर दिया था। हाँ, और उसमें ये बता दिया था कि महंगाई हो रही है तो क्लोजिंग स्टॉक। ये मुझे आवाज कम लग रही है, आवाज पीछे नहीं आ रही ना ठीक? तो ये तो मैंने फुल किया हुआ ऑलरेडी। यहां से एडजस्ट करें ना, फिर यहां से तो फुल है ऑब्वियसली। इसको मैंने पिछली क्लास में ये लिखवा दिया था कि अगर प्राइसेस महंगाई हो रही है तो फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ना, ये बात लिख दी थी। ठीक है, चलें एक और कराता हूं। अब मैं रिटर्न्स डाल लेता हूं उसमें। तो मेरी बुक में पेज 5 पे इलस्ट्रेशन 2 पढ़ ले, मैं करता हूं। नहीं नहीं, इसका क्या करना है, कौन सा चैनल लगता है, कैसे होता है, किसी को नहीं पता। अच्छा, मेरी बुक में पेज 5 पे इलस्ट्रेशन 2 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। मेरी बुक में पेज नंबर 5 इलस्ट्रेशन 2 पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ लिया। फाइफो और वेटेड एवरेज, परपेचुअल से भी और पीरियोडिक से भी।
फाइफो परपेचुअल कर रहा हूं, पहले दे लें हेडिंग फाइफो परपेचुअल। डेट, थोड़ी सी अंग्रेजी और रिसीट्स के 3 टुकड़े, यूनिट्स, रेट और टोटल। इशू 3 कॉलम, यूनिट्स, रेट और टोटल, और बाकी बचा बैलेंस, यूनिट्स, रेट और टोटल। फाइफो परपेचुअल कर रहा हूं। टिश्यू भेजें यार किसी का, टिश्यू। तो 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक कितना? 1 अप्रैल को स्टॉक में पड़े हुए हैं 200 यूनिट्स, 22 वाले 4400, ये स्टॉक की पोजीशन है। 1 अप्रैल को ये स्टॉक की पोजीशन थी। फिर इसके बाद क्या हुआ? कब? 2 को परचेज हो गई, और ये आएंगे इधर इस पोर्शन में। कितने यूनिट्स? 500, 25 वाले 12500। तो स्टॉक में बन गए 200 पहले पड़े हुए थे और 500 और आ गए। अच्छा, इतने सारे बच्चे किधर आए हुए? ट्रिप तो मरमर आ गए वहां हैं, वापस भी नहीं आए, अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये बस इतने से लोगों ने जाना था? तो मुझे तो पता था मेरे ही सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, और क्लास में पढ़ाना किसको आपने? तो प्रैंक हो गया मेरे साथ। $4400 के पहले थे और 12500 के और आ गए। ये स्टॉक की पोजीशन अपडेट हो गई। फिर इसके बाद क्या हुआ? सेल हो गई 5 तारीख को, और वो आएगा इस पोर्शन में 480। फाइफो है। अब ये 480 कौन से पहले सेल होंगे? पहले ये 22 वाले होंगे, तो 200 यूनिट्स 22 वाले जाएंगे, और 280 फिर ये 25 वाले जाएंगे। ये हो गया 4400, और ये सेल होने के बाद अब स्टॉक की पोजीशन ये है कि ये बिक गए, इनमें से 280 बिक गए, 220 रह गए 25 वाले, 5500। फिर इसके बाद 9 को हो गई है परचेज 100 यूनिट्स, 100 है 28 और 2800। तो स्टॉक में पहले 220 मौजूद थे, 25 वाले, 100 और आ गए 28 वाले। ये स्टॉक की पोजीशन अपडेट हो गई। फिर क्या हुआ? परचेज रिटर्न हो गई। अभी आगे चल के सेल रिटर्न भी है, तब भी ये बात दोबारा कहूंगा, और एफको करते हुए भी परचेज रिटर्न सेल, यानी बात मैंने आगे 3 दफा और करनी है, रिपीट रिपीट रिपीट। जो रिटर्न है ना, रिटर्न, चाहे वो परचेज रिटर्न हो चाहे वो सेल रिटर्न हो, वो पहले कोई ट्रांजेक्शन हुई थी उसका रिवर्सल है, तो इसलिए उसको ना इस सेक्शन में ही रहने देंगे। जैसे परचेज हम यहां लिखते हैं ना, तो रिटर्न को भी हम यहीं लिखेंगे एज अ नेगेटिव। इसी तरह सेल रिटर्न, वो पहले हुई सेल का रिवर्सल है, तो सेल हम इस पोर्शन में लिखते हैं, तो सेल रिटर्न यहां एज अ नेगेटिव लिखेंगे। एक बात कि रिटर्न अपने रेलेवेंट पोर्शन में एज अ नेगेटिव आनी है। दूसरी बात, उसके ऊपर रेट क्या लगेगा, इस बात का फैसला स्टॉक में क्या है इसकी बेस पे नहीं होगा।
ये बात मेरी दोबारा सुने, ये बात मैं अभी ना आज ही के सवाल में कुछ 3 दफा और बोलूंगा, इसलिए उसके बाद फैसला करना कि क्या लिखना है आप लोगों को, कैसे लिखना है। अभी जबानी सुन लें कि चाहे परचेज रिटर्न हो चाहे सेल रिटर्न हो, वो चूंकि पहले हुई ट्रांजैक्शन का रिवर्सल है तो उसको रेलिवेंट पोर्शन रेलिवेंट सेक्शन में एज ए नेगेटिव लिखना है। यानी अगर परचेज रिटर्न है तो इस सेक्शन में नेगेटिव, और अगर सेल रिटर्न है तो यहां नेगेटिव। दूसरी बात, उस पर रेट कौन सा लिया जाएगा, इसका ताल्लुक स्टॉक में क्या है इससे नहीं है, इसका ताल्लुक है कि चूंकि ये पुरानी ट्रांजैक्शन का रिवर्सल है तो जिस ट्रांजैक्शन का ये रिटर्न है उसी रेट के हिसाब से इसको लिखेंगे। जैसे ये जो अभी कब 10 तारीख को रिटर्न हो गए, परचेज रिटर्न हो गई 20 यूनिट्स, तो इनको लिखेंगे तो हम यहीं पर एज ए नेगेटिव, लेकिन इन पे रेट कौन सा लगाएंगे। ये कौन सी वाली परचेज तो आपके सामने तीन है, ये भी पड़े हुए थे, ये भी तो वापस हो सकते हैं, 15 दिन बाद भी तो वापस कर सकते हैं, 10 दिन बाद वापस कर दिया, तो आपके पास वापस करने के लिए 3 लाइनें अवेलेबल हैं। क्या पता इनमें से वापस क्यों नहीं हो सकते, क्या पता इसमें से हो, क्या पता इसमें से हो। तो इसलिए सवाल वाला पहले तो उम्मीद है कि डेट बता रहा है, बता दी डेट। अब डेट क्या बताइए, तो फिर वो इसमें से नहीं इसमें से है, और ये चूंकि 25 के खरीदे थे तो सप्लायर भी हमें फिर पैसे वापस 25 ही करेगा, तो इसको 25 पे ही लिखेंगे 500। और अगर ये साथ ब्रैकेट में 2 अप्रैल ना लिखा होता, हाँ तो बस फिर ऐसा कर लेते कि उल्टा चल लेते, यानी जो लेटेस्ट खरीदी होगी फिर वही वापस की होगी शायद इसमें से ना। इसका FIFO एफ को से ताल्लुक नहीं है, ये तो सवाल वाला नहीं बता रहा ना। देखिए FIFO और एफ को ये कॉस्ट कैलकुलेशन के मेथड्स हैं, इन मेथड्स के कुछ रूल्स हैं। ये 480 बेचे थे, ये वाले क्यों, पहले ये क्यों बेचे, क्योंकि FIFO मेथड का रूल ये है। लेकिन इस रिटर्न ट्रांजैक्शन के साथ ब्रैकेट में ये ना बताया होता कि 2 अप्रैल है, तो ये तो सवाल वाला डाटा नहीं बता रहा ना, ये इसका कोई मेथड से ताल्लुक तो नहीं है कि कौन से वाले वापस किए होंगे, ये तो उसी को पता होगा कौन से वाले वापस किए हैं, तो सवाल वाले को बताने चाहिए। अगर नहीं बता रहा तो फिर ये वाले कर दिए होंगे वापस, नहीं अगर नहीं पसंद आ रहा तो इसमें से कर लें वापस, कोई मसला नहीं है। अगर वो डेट नहीं बता रहा तो जो आखिर में खरीदा है उन्हीं में से वापस कर दिए होंगे। इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि FIFO है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन नहीं है कौन से वापस किए होंगे, जो भी लेटेस्ट खरीदे होंगे, क्योंकि जो पुराने खरीदे होते तो इतनी देर बाद क्यों याद आया वापस करना, इसलिए। लेकिन ये कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं मैं कर रहा कि सर ने एक रूल बताया था, नहीं पसंद आया तो आप इसमें से वापस कर लें। जब सवाल वाला नहीं बता रहा तो स्टूडेंट की मर्जी, तो वो बस एक तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको ये ना ब्रैकेट में बताया होता क्या कि कौन सी वाली परचेज में से वापस किया है, तो आपकी मर्जी है। ज्यादा रीजनेबल ये लगता है कि जो आखिर में खरीदे होंगे उन्हीं में कोई मसला आया होगा तभी कल वापस कर रहे हैं, तो इनमें से यानी 28 वाला हम वापस ले लेते हैं जी। तो फिर 10 ये कर लें, 10 उसमें से कर लें, नहीं तो सारे ही वो वाले कर लें। अगर ये 10 खरीदे होते और ये 20 वापस कर रहे होते तो 10 28 वाले वापस कर लें, 10 उसमें से कर लें। लेकिन अगर वो भी नहीं करना चाह रहे, सब इसी में से करना चाह रहे हैं, वो भी ठीक है। जब सवाल वाला नहीं बता रहा कि कौन से वाले हैं तो फिर मर्जी स्टूडेंट की जिसमें से मर्जी वापस ले। लेकिन अभी मेरी जो बात मैं बताना चाह रहा था, 2 बातें, वो ये कि परचेज रिटर्न है तो इसी सेक्शन में नेगेटिव है, और जिस ट्रांजैक्शन का वो रिटर्न है वही वाला रेट लगेगा। ये 25 मैंने यहां से कहीं देख के 25 नहीं लगाया कि स्टॉक में क्या था, ये मैंने जिस परचेज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए 25 लिखा था उसी का ही रिवर्सल रिटर्न रिकॉर्ड किया। स्टॉक में चीजें चली गई, वापस आ गई, चली गई, तो स्टॉक में 220 और ये 100, इसमें से 20 वापस कर दिए सप्लायर को, तो स्टॉक में क्या रह गया, 200 रह गए, इसमें से 25 वाले और 100 रहते हैं 28 वाले। ये हो गई परचेज रिटर्न। फिर इसके बाद क्या हुआ, सेल हो गई 15 को। अच्छा यहां तक नोट कर लें, फिर स्क्रीन वहां जानी है तो नीचे वाले भी बच्चे नोट कर लें। सेकेंड अप्रैल का डेटा ना दिया होता तो 1 मिनट 2 अप्रैल पे कोई परचेज ही ना होती, तो कह रहा हूं ना कि इसमें से कर लें। अच्छा हो सकता है, हाँ जी। वैसे तो इंशाल्लाह ऐसा ना होता कि स्टॉक में होते ही ना और सप्लायर को वापस कर रहे होते, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन चले फिर भी अगर सवाल दोहरा देता हूं, सवाल ये है, नहीं सवाल ठीक है, वैसे गलत नहीं है, सवाल ठीक है। सवाल ये है कि ये जो ये खरीदे थे इनमें से 220 अभी भी बचे हुए थे ना, है ना, क्या पता ये सारे ही बिक गए होते, ये वाले सारे बिक गए होते,
और हमने बुक्स में से निकाल दिए होते, और ये 100 और बस और आए होते, पुराने वाले सारे खत्म हो गए होते। नहीं हो सकता ऐसा। तो अब अगर सवाल वाला ये कहता कि 20 वो वापस किए हैं वो जो उस दिन खरीदे थे, फिर मैं सवाल दोहरा रहा हूं। अच्छा वैसे ना ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसलिए अगर किसी को सवाल समझना है तो वो परेशान ना हो, जाने दे ऊपर से। सवाल दोहरा देता हूं। सवाल स्टूडेंट ने ये किया है कि ये 25, यही पूछा ना मैं, या मैं ही टेंशन डाल रहा हूं? हम मुस्कुरा के देख लेते, मुझे पता चल जाता। ये 25 रुपए के रेट पे जो 500 खरीदे थे, अगर इस सेल के करते करते ये 500 भी सारे बिक गए होते, तो फिर सिर्फ स्टॉक में ये 100 ही पड़े होते बस। अब अगर सवाल वाला कहता कि 20 वापस कर दिए, तो स्टॉक में तो है ही नहीं 25 वाले, फिर है रेट वही लगेगा। रेट वही कैसे लगाऊं जब स्टॉक में है ही नहीं, तो मैं 25 वाले कैसे आउट करूं? सवाल समझा कि नहीं? तो इस सवाल का जो हल है ना, वो इस मेथड के पास नहीं है। ये मैनेजमेंट की वर्दी वो क्या करिए, लेकिन मैं करता उस वक्त मैनेजमेंट का हिस्सा मैं अगर हूंगा, तो मैं फिर ये 10 दिन बाद जब ये रिटर्न जान चुका हूं, तो ये ऐसा थोड़ी है कि एंट्री करके हम दुनिया से बाहर भेज देते हैं। हमारे पास ही है ना सारा कुछ, ये सारा रजिस्टर हमारा ही है ना, ये दे दिया किसी को, सब हमारा ही है। तो 10 दिन बाद जब पता चला कि इसमें से 20 वापस हो रहे हैं, तो मैं यहां पर आके इसकी सेल चेंज कर देता, यानी स्टॉक में 20 यूनिट्स बचा लेता, यहां इस फिगर को बदल देता और 20 यहां स्टॉक में बचा लेता, क्योंकि आगे उसको वापस कर देना है, तो फिगर्स बदल लेते। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज टेस्ट होना लगता नहीं है ऐसा। तो इसलिए इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि जो परचेज रिटर्न कर रहे हैं वो स्टॉक में है ही नहीं और हम रिटर्न करें, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अब इसे आगे मजीद चले जाओगे तो और उलझना शुरू हो जाएगा, अलग से पूछ लेना। परचेज रिटर्न डन। अब इसके बाद क्या है? सेल। सेल है ना, तो सेल कितनी हो रही है? 230। तो कौन से 200 ये और 30 इसमें से। कब हो रही है? 15 तारीख को सेल हो गई, और 200 गए 25 वाले और 30 गए 28 वाले। ये हो गया 5000 और ये हो गया 840, और ये 200 गए, इसमें से 30 गए, तो इसमें से 70 रह गए। 70 रह गए 28 वाले 160। ये सेल के बाद स्टॉक अपडेट हो गया। फिर इसके बाद ड्राइंग्स। कब? 19 तारीख को हो गई ड्राइंग्स। ये स्टोर से इशू हो रहा है कि स्टोर में इन हो रहा है? इशू हो रहा है, तो इसको इशू वाले पोर्शन में लिखेंगे। 40 स्टॉक में थे ही ये, इनमें से 40 गए, तो वही 28 वाले 1120। इसमें से 40 ले गया ओनर, बाकी रह गए 30 840। ये ड्राइंग्स के बाद भी स्टॉक अपडेट हो गया। फिर क्या हुआ? सेल। हाँ यहां तक पहुंचे, सेल रिटर्न समझाता हूं। कब ये सेल रिटर्न समझाता हूं, यहां तक नोट करने वाले पहुंचे, फिर मैं सेल रिटर्न समझाता हूं। यहां तक नोटेड? सेल रिटर्न कितने यूनिट्स रिटर्न हो रहे हैं? 60 और 10। चले 60 की बात करते हैं पहले। वो जो 60 वापस हो रहे हैं, कस्टमर वापस कर रहा है, वो हमने कस्टमर को बेचे कब थे? ये इस दिन बेचे थे, तो इस दिन बेचे थे, उनमें से 60 वापस आ रहे हैं, तो इस दिन तो हमने 2 लाइनें लिखी नहीं, तो 60 किसमें से वापस आ रहे हैं? इसमें से। क्यों? क्यों इसमें से? क्यों? क्यों? तो नहीं, मैंने तो ये बताया, अरे मैंने तो ये बताया था कि अगर डेट नहीं बताई तो
मैंने तो ये कहा था कि डेट नहीं बताई, तो बस जो रीसेंट था उसी में से होंगे, ये मैंने कहा था। ये थोड़ी कहा था कि जो आखिरी लाइन है उसमें से कर लें। हाँ जी, पीरियोडिक परपेचुअल है जिसकी प्राइस कम होगी। हमने कस्टमर को इतने की चीजें बेची हैं। ये सेल प्राइस है नहीं ना सारे ना, ये सेल प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट है। तो जो 60 वापस किए हैं कस्टमर ने, सवाल में कहा हुआ है कि वो इनमें से हैं, तो मेरा सवाल ये है कि इनमें से हैं कि इनमें से हैं? इनमें से हैं तो क्यों है? अच्छा, तो वापस आया है, मतलब वो फोफी हो गया। वो तो जो फर्स्ट आउट हुआ था उसको फर्स्ट इन करेंगे। हाँ हाँ, अच्छा, मेरा ख्याल है आप जो कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं। मैं भी बताता हूँ, मुझे लग रहा है आप सही कह रहे हैं जी। 25 क्यों पूछ रहा हूँ, इसमें से 60 क्यों? परचेज नहीं, सेल रिटर्न हो रही है, सेल रिटर्न हो रही है ना। आप बात करिए पूरी। अच्छा जी, हाँ, सेल रिटर्न क्यों? अच्छा हाँ जी, हाँ ये भी मुनासिब बात जी। कॉस्ट कम नहीं, ये तो तब की बात है अगर महंगाई हो रही है, क्या पता चीजें सस्ती हो रही होती फिर। अभी तो रेट सवाल में महंगा हो रहा है, क्या पता सस्ता हो रहा होता तो फिर जी। अच्छा 22 जिनको लगता है कि 22, ये क्यों? नहीं नहीं ठीक है, फिजिकली सारी ठीक है, यूनिट्स डैमेज नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। डैमेज होंगे ना तो अलग से पता चलेगा। मैंने फास्ट पेपर के सवाल कराने तो उनमें पता चलता है कि खराब थे इसलिए कस्टमर ने वापस किए, नहीं थे खराब, बिल्कुल ठीक थे, तो इसलिए ये वापस आए होंगे पहले। अच्छा जी, हाँ नहीं नहीं, उनको इसलिए, ये तो बेटे सेल प्राइस नहीं है ना, तो कॉस्ट है। उनको तो मैं कह रहा हूं उनको 150 का बेचा है। चलें अब इसी के साथ था जवाब, यही बात कर रही थी। हाँ नहीं, ये सेल प्राइस नहीं है ना, ये तो कॉस्ट है जी। हाँ यानी कॉस्ट बढ़ाना मकसद है। तो अगर अगर पहले महंगी चीजें होती बाद में सस्ती हो रही होती। अच्छा चलिए बताता हूं, और ये तय खाने वालों में से किसी ने कुछ कहना हो? चलो कुछ नहीं कहना, दो तरीकों से बताता हूं जो आसान लगे। ये जब सेल रिकॉर्ड की थी, ये मैं बात कर रहा हूं 200, 500, 22 वाले और 25 वाले, ये स्टॉक में पड़े हुए थे और 480 यूनिट्स बेचे थे। तो FIFO था इसलिए 200 पहले ये बेचे थे और फिर 280 इसमें से बेचे थे। ठीक है, ये मैंने यही चीज दोबारा लिखी है। ये अगर इनमें से 60 वापस आ गए हैं तो इसका मतलब कि 420 बिके। देखें 480 बिके थे, 60 वापस आ गए, तो ऐसे ही है ना जैसे 420 बिके। तो आप 420 को बेचते तो कैसे लिखते? ऐसे ही लिखते हैं ना, इसका मतलब इसी में से 60 वापस हुए, तो इसमें से 60 हम इस 25 वाले को वापस लेंगे। ओके चलिए एक और तरीका बताता हूं, ये तरीका जो है वो इशारों की जबान में है, सेल रिटर्न। तो ये जो 60 हम वापस लेंगे वो ये वाले, तो सेल रिटर्न लिखेंगे और इस सेल वाले पोर्शन में नेगेटिव लिखेंगे। तो 60 25 वाले, और इसी तरह 10 वापस आए हैं इनमें से, 10 इनमें से, 10 वापस आए 15 तारीख वाली सेल में से, तो किन में से? ये 28 वाले। लेकिन ये तो मैंने आखिरी बात तो एमी शुगर में की, असल बात तो वो थी जो पहले की थी कि अगर 60 वापस आए हैं तो इसका मतलब 420 बिके। तो उनको अगर लिखते तो ऐसे ही लिखते ना कि ये 200 और इसमें से 220, इसलिए स्टॉक में आ गए हैं, स्टॉक से आउट हो गए, आ गए हैं, तो स्टॉक में क्या पोजीशन हो गई? अब 30 थे पहले। अच्छा पहले क्या लिखूं? पहले 60 लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ये थे पुराने, स्टॉक में से निकल गए हुए थे, अब जब स्टॉक में वापस आए हैं तो पुराने अपनी पुरानी जगह पर वापस आएंगे। ये पुराने थे तो इसलिए पहले ये 30 और वो 10, 40 बाद में। लेकिन स्टॉक में ना ये पोजीशन थी, जब ये वापस आए हैं तो 10 तो इन्हीं के भाई हैं, वो 10 40 हो गए, लेकिन ये 60 इनके बाद क्या है कि इनसे पुराने हैं,
तो इसलिए इससे ऊपर लिखेंगे इसको। वो पुराने वाले वापस आ गए हैं तो वो वापस अपनी जगह ले रहे हैं। और अब स्टॉक की पोजीशन ये हो गई 1500,11,20, ये स्टॉक की पोजीशन हो गई। और फिर क्या हुआ, फिर परचेजेस हो गई हैं 27 को, 150 यूनिट्स हैं, 30 वाले 4500, तो स्टॉक में 60 पहले हैं, 25 वाले 40 हैं, 28 वाले, और 150 आ गए 30 वाले, तो ये हो गया 1500। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गुड्स को आग खा गई, तो ये गुड्स हो गई लॉस्ट। कितने यूनिट्स, तो आग स्टोर से यूनिट्स ले गई है या दे गई है, ले गई ना, इशू हो गए, तो 10 यहां से हो गए इशू, और FIFO है, तो ये वाले FIFO है ना, तो ये पुराने वाले खाए होंगे आग ने, ये। अच्छा, असल में क्या आग ने ये वाले खाए होंगे? नहीं भाई, ये तो हमारा बेस्ट कॉस्टिंग मेथड है। तो इनमें से 50 रह गए, 25 वाले 1250, और बाकी 40 हैं 28 वाले, और 150 हैं 30 वाले। तो अब स्टॉक की पोजीशन ये है कि 240 यूनिट्स हैं और टोटल 6870। ये है जी FIFO परपेचुअल। इसमें सारी फिगर्स देख लें अच्छी तरह, कैलकुलेशन। अगर कॉस्ट ऑफ सेल पूछी हो तो यही सवाल है, कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये है, इनको ऐड कर लें, ये भी सेल है, इसको ऐड कर लें, और सेल रिटर्न इसको माइनस कर लें, और ये ड्राइंग्स का और इसका क्या करें? नहीं, ये अलग एक्सपेंस है। सेल्स, सिर्फ सेल्स और सेल रिटर्न, इनका टोटल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी। अगर कॉस्ट ऑफ सेल पूछी है तो वो तो बेटे सेल्स की कॉस्ट पूछी है, तो सेल वाली लाइन ही देखेंगे ना, तो सेल वाली लाइन और सेल रिटर्न वाली लाइन, इनका नेट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल होगी। जी जी, अच्छा, एक सवाल है एक बच्चे का कि गुड्स जब बेची थी तो कस्टमर से पैसे लिए थे, सेल हो गई, फिर उसके अलावा हमारे कोई मेहनत लगी होगी, कस्टमर तक चीज पहुंचाई होगी, हो सकता है एजेंट को कमीशन दी हो, तो वो सब एक्सपेंस बन गए। तो अब जब चीजें वापस आ गई तो उनका क्या, बस हो गए एक्सपेंस, तब हो गए, बस एक्सपेंस हो गए, वो थोड़ी वापस हो जाएंगे। FIFO परपेचुअल, FCO परपेचुअल। ये दोनों टेबल्स पूरे नोटेड। हाँ जी नोटेड, ये निचले तबके के लोग, हाँ भाई नोटेड बेटे, ये सारा नोटेड। FCO परपेचुअल करने लगा हूं, FCO परपेचुअल।
एफ को परपेचुअल कर रहा हूं, हेडिंग दे लेना, एफ को परपेचुअल हो रहा है। हाँ जी, फर्स्ट अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक कितना है? 200 यूनिट्स हैं, 22 वाले 44। फिर उसके बाद 500 खरीद लिए, तो एफको के अंदर जो बैलेंस है उसमें इस परचेज वालों को स्टेट ऐड कर देते हैं। 200 यूनिट्स पहले थे, 500 और आ गए, 700 हो गए। इतने रुपए के पहले थे, इतने रुपए के और आ गए, 16900। तो अब चूंकि नई चीजें आ गई हैं तो रेट अब नया निकलेगा 24.14। फिर हो गई सेल, कितने? 480। तो 480 सेल हुए हैं तो हैं ही यही, इन्हीं में से सेल हो गए। 480 सेल हो जाएंगे 24.14 वाले, 11587। बाकी रह गए इनमें से 220, यही 24.14 वाले, 531। राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं होता, ये मैंने इसमें से 7 निकाले इसलिए इधर ऐसे कर दिया। ये 3 कैसे बना दिया मैंने? इनमें से इतनी अमाउंट निकल गई तो इतनी बन गई। अगर आपने यहाँ 5311 लिखना है लिख लें, कोई मसला नहीं है, राउंडिंग ऑफ का फर्क है ना, कोई मसला नहीं। फिर क्या हुआ? फिर 100 यूनिट्स खरीद लिए, तो 100 यूनिट्स खरीद के ये मिल गए इनके साथ 320, और इतने पहले थे 2800 के और आ गए 8113। तो नया रेट निकल आया 25.35। फिर हो गई परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न करते हुए ये 20 यूनिट जो वापस हुए, इस पे कौन सा रेट लगना है इसका फैसला ये स्टॉक देख के होगा? नहीं, चूंकि ये रिटर्न है, ये जिस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर रहा है वो वाला रेट लगेगा। तो ये इसको रिवर्स कर रहा है, ये 25, तो ये 25 ही लगेगा। 500। तो इनमें से 20 वापस चले गए, 300 रह गए, और 8113 में से 500 वाले वापस चले गए, 7613, 25.38। फिर इसके बाद सेल हो गए कितने यूनिट्स? 230। तो स्टॉक में बस यही पड़े हुए हैं, इसमें से 230 सेल हो गए, यही वाले।
230 25.38 वाले 535837 चले बहुत है। इन 300 में से 230 बिक गए, 70 रह गए 25.38 वाले 1776। जिनका 5 लिखने का दिल है वो नाराज ना हो, 5 लिख लें। जिनका 4 लिखने का दिल है 4 लिख लें, कोई मसला नहीं। राउंडिंग ऑफ का फर्क है ना, रेट हमने राउंड ऑफ किया हुआ है, कोई मसला नहीं। फिर इसके बाद ड्राइंग्स हो गई, कितने 40 ले गया ओनर, यही वाले स्टॉक में है ये 25.38 1015, बाकी रह गए 30 761। सेल रिटर्न कितने यूनिट से रिटर्न हो रहे हैं? 60 और 10। अब जो 60 हो रहे हैं वो किन में से हैं? तो परचेज रिटर्न हो या सेल रिटर्न हो, चाहे FIFO हो चाहे FCO हो, रिटर्न ट्रांजैक्शन नहीं, उससे पहले जितने भी इशू कॉलम में हम चीजें लिख रहे हैं, इशू कॉलम में यहां पर तो परचेजेस ही लिख रहे हैं ना। इस पोर्शन में क्या आ रहा है? परचेजेस और परचेज रिटर्न। बाकी तो स्टोर से जा ही रहे हैं, चाहे वो ओनर लेके जा रहा है, चाहे कस्टमर को दे रहे हैं, चाहे चोर को दे रहे हैं, चाहे वैसे गिफ्ट कर रहे हैं, चाहे सलाब के साथ बहा दिया, सब इशू ही हो रहे हैं ना। तो इशू पे कौन सा रेट लगेगा, इसका फैसला करता है FIFO मेथड है या FCO मेथड है। रेट का मसला किसमें है? जो खरीद के ला रहे हैं उनका रेट नहीं पता होता, फिर जो बेच रहे होते हैं और जो बचे रह गए होते हैं। तो FIFO मेथड और FCO मेथड का मसला इस और इस एरिया को डिफाइन करता है। ये जो रिसीट्स वाला पोर्शन है, यहां परचेज है और परचेज रिटर्न है, तो ये जो FIFO मेथड है कि FCO मेथड है, इस बात का फर्क इस पोर्शन पे नहीं पड़ता, इशू पे और बैलेंस पे पड़ता है। तो जितने भी इशू हैं, हाँ वो रूल के मुताबिक ही होंगे। जैसे FIFO मेथड है अगर, तो स्टॉक में जो पुराने हैं वो वाले आउट करेंगे। अगर FCO मेथड है तो स्टॉक में जैसे आउट हो जाएंगे। लेकिन जो रिटर्न है, चाहे वो परचेज का रिटर्न है चाहे वो सेल का रिटर्न है, वो चूंकि एक ओरिजिनल हुई ट्रांजैक्शन का रिवर्सल है, तो उसका इस मेथड से ताल्लुक नहीं है कि स्टॉक में पड़े हुए कौन से रेट हैं। उसके लिए एक ही तरीका है, क्या? कि जिस ट्रांजैक्शन का वो रिटर्न है उस ट्रांजैक्शन वाला रेट लगेगा। तो जब हम कस्टमर को ये 5 अप्रैल को चीजें बेच रहे थे, तो हमने अपने रिकॉर्ड में उसको इतने पे लिखा था, तो 60 यूनिट की रिटर्न भी इसी पे ही होगी, 24 पॉइंट। इसी तरह जो 10 हैं वो इनमें से हैं, तब ये वाली वर्किंग में फिगर लिखी थी, तो 10 इसी रेट के ऊपर हम रिटर्न डालेंगे, 1448254। और अब इस रिटर्न के बाद ये स्टॉक में इन हो रहे हैं ना, तो स्टॉक में पहले 30 यूनिट थे, 60 और 10 70 आ गए, तो 100 बन गए। 761 रुपए के पहले थे, इतने भी और आ गए, इतने भी और आ गए, 24। तो अब नया रेट निकलेगा 24.63। और परचेज के बाद 100 पहले हैं, 150 और आ गए, 250 हो गए। इतने के पहले हैं 4500 के और आ गए, 6963। नया रेट 85। और अब जो सड़ गए हैं वो यही वाले ही हैं, 279। तो बाकी रह गए 240, यही वाले 6684। ये है एवको का क्लोजिंग स्टॉक परपेचुअल। इसको करें फिर पीरियोडिक करता हूं।
जी बेटे बताएं, इसमें कुछ पूछना है तो। ये पसमानदा इलाके वालों ने कुछ पूछना है? नहीं पूछना। तो जो नीचे लिखी है उसमें से कर लेना। शरारतें कर रहे हो? बस एक ही दिन 2 परचेजेस हैं, तो जो नीचे वाली उसमें से रिटर्न ले लेना। FIFO पीरियोडिक नहीं अभी क्लास वर्क। FIFO पीरियोडिक, चले वेटेड एवरेज होमवर्क कर लेना। FIFO पीरियोडिक में FIFO है तो क्लोजिंग स्टॉक बचे होंगे जो आखिर में खरीदे थे। तो पहले जरा खरीदे हुए का हिसाब सीधा कर लेना। सबसे पहले ओपनिंग कितने थे? 200 थे 22 वाले। फिर उसके बाद खरीदे थे 525 वाले। फिर खरीदे थे 128 वाले। ये मैंने एक लाइन खुद छोड़ी है इधर बीच में। फिर खरीदे 150 30 वाले, क्योंकि अगर आखिर में से बचे हुए होंगे तो फिर तरतीब से पहले परचेजेस तो पता हो ना आपको। ये मैंने डाटा ऐसी बस लिखा है, यानी आपको ये जरूरी नहीं कि आप दोबारा लिखें, ये तो मैं आपको सामने डाटा लाने के लिए यहां लिख रहा हूं। तो सवाल में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक किन में से होगा। क्लोजिंग स्टॉक है कितना? हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कितने हैं? 240। कैसे पता? हाँ मैं यही कह रहा था, अगर आपने यहां से देखा है तो क्या पता सवाल पीरियोडिक का होता। फिर ये तो किया ही नहीं है सॉल्व। फिर सिंपल प्लस माइनस है, जो पहले था प्लस जितने आए माइनस जितने गए, तो इसमें ये सारे प्लस कर लें और जितने गए हैं वो सारे माइनस कर लें, तो क्लोजिंग स्टॉक 240 ही बचेगा। अब वो 240 किन में से होगा? 150 इसमें से होंगे, 90 इसमें से होंगे। अच्छा ये मैंने लाइन यहां इसलिए लिख छोड़ी थी कि ये 500 जो है ना, इनमें से तो हो गए मैं 20 वापस, इनमें से 20 वापस हो गए हुए हैं। इस सवाल में वैसे तो बचे हुए हैं 240, नहीं उतना ज्यादा बचाने की जरूरत नहीं है। ये 20 इसमें से वापस हुए हैं। अगर इनमें से वापस हुए होते, अगर 20 इनमें से नहीं इनमें से वापस हुए होते, तो जो क्लोजिंग 240 है 150 वाले होते। इसमें से 20 अगर इस सवाल में इसमें से नहीं हुए हैं 20 वापस, इसमें से हुए हैं, लेकिन ये रिटर्न वाली बात जानना इसलिए जरूरी है कि अगर ये 20 इसमें से वापस हुए होते तो हम क्लोजिंग स्टॉक ये ना कहते कि 150 ये और 90 ये नहीं, ये तो है ही नहीं 90, इसमें से 80 होते और फिर बाकी 10 इसमें से होते। तो इसलिए पीरियोडिक सिस्टम में FIFO से करते हुए आप क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स जब परचेजेस से मैच करने लगे तो रिटर्न जरूर रेलिवेंट जगह माइनस कर लेना। तो इसमें तो खैर रिटर्न का मसला नहीं था, तो इसका जवाब बनता है 150 यूनिट्स हैं 30 वाले और 20 हैं 28 वाले, 4500 2520 720। अच्छा पिछला जो मैंने सवाल कराया था ना, उससे रिलेटेड एक बच्चे ने ऑनलाइन वाले में ग्रुप में सवाल पूछा था, आपको भी बता देता हूं। जो सवाल मैंने लास्ट टाइम सॉल्व किया था उसमें देखिए FIFO पीरियोडिक और FIFO परपेचुअल। जो मैंने पिछली क्लास में एक सवाल खुद से बना के सॉल्व किया था, FIFO पीरियोडिक और FIFO परपेचुअल। FIFO ही कह रहा हूं, FIFO पीरियोडिक और FIFO परपेचुअल दोनों का क्लोजिंग स्टॉक देखें सेम था ना, आज वाले सवाल में सेम है। अभी पीरियोडिक में ये आया है और अभी कुछ देर पहले परपेचुअल किया था, वो तो FIFO है ना, FIFO कह रहा हूं, उसमें था 6870, तो ये तो डिफरेंट आ गया। तो इसलिए अगर पिछले सवाल को देख के किसी ने ये रूल सोचा है कि FIFO चाहे परपेचुअल हो चाहे पीरियोडिक सेम आंसर आता है, तो नहीं ऐसा नहीं है, वो इत्तेफाक से था। जरूरी नहीं सेम आंसर आए, रिटर्न्स की वजह से होता है ऐसा मतलब रिटर्न्स की वजह से होता है। तो इसलिए सेम आंसर आना जरूरी नहीं है। बस ये बात बतानी थी कि कोई ये ना गौर कर ले कि FIFO में चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो सेम आंसर आएंगे, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं। पीरियोडिक अलग अकाउंटिंग रूल्स है, परपेचुअल अलग अकाउंटिंग रूल्स। इसका वेटेड एवरेज होमवर्क है और अच्छे बच्चे हैं तो सारा ही दोबारा कर लेना। कल मैं आपको इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कराऊंगा, बस ये बहुत है, मैन्युफैक्चरिंग कराऊंगा फिर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।